अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से, उस पर दो जजेस के आज इख्तिलाफी नोट जारी हुए हैं, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक के, जिन्हें आम तौर पर यह तासुर दिया जाता है कि दोनों चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के मुखालिफ पैनल का हिस्सा रहे हैं माजी में उमर अता बंदियाल साहब के साथ। उनके इख्तिलाफी नोट में क्या कहा गया है वो भी आज आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क दौरे में जा रहे हैं और इस दौरान एक और जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं कायम मकाम। उसके बाद जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली है। तो सबसे पहले मरियम आपसे हमारे नाज़रीन को बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो इख्तिलाफी नोट आए हैं जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद के, क्या कुछ कहा गया है इस नोट में? देखिए, जैसे शाहिद वहीद और जैसे आयशा मलिक के नोट में वही कहा गया है जो उनके सवालात भी थे जब वो बेंच का हिस्सा थे। एक तो ये कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए अदलिया के मामलात में तरमीम करने का। दूसरा ये कि अगर आप अदलिया को के मामलात में या उसके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में किसी भी तरह के रद्द-बदल की इजाज़त पार्लियामेंट को देंगे तो फिर जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का असूल है वो कैसे बरकरार रहेगा। फिर उनके जैसे शाहिद वहीद के जो इख्तिलाफी नोट है उसके अंदर ये भी दर्ज है कि जैसे आपने इंतज़ामी कमेटी बना दी है और उस इंतज़ामी कमेटी के जो मेंबरान हैं वो पहले 3 जजेस ही होंगे, तो उन 3 जजेस के होने की सूरत में अगर कोई जज बैरून मुल्क चला जाता है तो फिर किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में डील करेगी कमेटी। उसके अलावा ये कि अगर कमेटी के 2 मेंबरान ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस को किसी सूबाई रजिस्ट्री में भेज दिया जाए तो चीफ जस्टिस के बगैर कैसे इंतज़ाम चलेगा सुप्रीम कोर्ट का। तो मतलब उन्होंने जो जजेस इंतज़ामी कमेटी है उसके अंदर जितने भी किस्म के खला रह गए हैं उसके तरीक़ेकार को चलाने के, अभी उसके रूल्स नहीं बने, रूल्स कैसे कमेटी बनाएगी, जिस आइन के आर्टिकल के तहत वो कमेटी बनाई गई है। और ये भी कहा है कि उनका जो ये इख्तिलाफी नोट है वो इस वक्त तो ज़ाहिर है कि फ़ैसला तो नहीं है और उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कोई चैलेंज करता है इस एक्ट को या इस कानून साजी को तो फिर ये काम आ सके। तो एक तरफ से उन्होंने ये भी इशारा किया है कि कहीं जाके मुस्तकबिल में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो ख़त्म भी हो सकता है और दोबारा से चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं वो बहाल हो सकते हैं। और ये जो इख्तिलाफी नोट हैं, जैसे आयशा मलिक ने भी ये कहा है कि आर्टिकल 191 के तहत जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दी, ये नहीं होना चाहिए था। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं वो उनके पास रहें और अदलिया को अपने मामलात चलाने के लिए और अपने ज़वाबित बनाने का जो इख्तियार है वो अदलिया के पास ही रहना चाहिए। तो ये जो दोनों जजेस की राय है ये वही राय है जो कि ऑलरेडी वो बेंच में बैठ कर भी बार बार कहते रहते थे। और उस वक्त अगर आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट चल रही थी तो जस्टिस आयशा मलिक के सवाल के ऊपर बार बार जो एक ट्रेंड भी उनके खिलाफ बन गया था कि जब वो ये सवाल करती थी कि अपील कहाँ जाएगी फुल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, तो वो भी उन्होंने दर्ज किया। ज़ाहिर है ये एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि अगर आप अपील का हक़ दे रहे हो एक मामले में और ठीक है उसमें आप ये ख्याल करते हो कि जब तमाम जजेस बैठ के सुप्रीम कोर्ट के कोई फ़ैसला करें तो उसमें तो कोई रिव्यू की या अपील की गुंजाइश होनी, रिव्यू की तो चलो होती है लेकिन अपील की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन वो उनका बहरहाल सवाल था। जस्टिस शाहिद वहीद के भी जो नोट के अंदर कुछ सवालात हैं वो कुछ कंट्रडिक्शंस कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की शिकें उनके दरमियान मौजूद हैं, वो भी कुछ अजीब सा नुक्ता है। लेकिन बहरहाल इससे लगता ये है कि इन जजेस का माइंड ये कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि पुराने तरीके से जिस तरह चीफ जस्टिस के इख्तियारात थे उनको उसी तरह से बहाल होना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट या अदलिया समझती है कि उन्होंने अपने कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कवानीन बनाने हैं तो वो उनको अपने तरीके से अमेंड कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अब इससे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मसला है, जब से ये कमेटी बनी है इसके अंदर बहुत सारे खला तो हैं, जजेस उसकी तरफ निशानदेही भी कर रहे हैं। नहीं मालूम कि आर्टिकल 185(3) की अपीलें आती हैं तो उनका फ़ैसला कौन करता है, फिर कमेटी किस तरीके से फ़ैसले कर रही है, कैसे मामला टेकअप होते हैं, किस तरीके से कौन सा बेंच बनना है, किस बेंच के सामने कौन सा केस लगना है, ये सिर्फ कमेटी डिसाइड करती है या बेंचेस की लिस्ट रजिस्ट्रार लेकर आता है, कोई उसका इन्होंने सेक्रेटरी मुकर्रर किया है या नहीं, अभी तक कोई रूल्स नहीं बने, ना किसी को पता है, ना कोई बाकायदा हर जुमेरात
मीटिंग मिनट्स जारी होने का सिलसिला है। तो ये ज़ाहिर है कि ये अभी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। अब इसके अंदर ये इंडिकेशन आना फ्यूचर के दोनों चीफ जस्टिस ही हैं, एक तरह जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद, अगर तो ये मौजूदा हुकूमत कोई तरमीम नहीं ले आती चीफ्स की मुद्दत मुकर्रर करने वाली, तो फिर ये लगता है कि अगर आपके मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार नहीं रहना चाहिए था, तो लगता ये है कि ये बस फिर कोई टेम्प्रेरी सी सेटिंग है, और हो सकता है कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा के जाने से ये ख़त्म भी हो जाए, या जब जस्टिस मंसूर अली शाह जाएँ तो फिर ये ख़त्म भी हो जाए। अच्छा मरियम, एक सवाल, अभी जिस तरह आपने शाहिद वहीद के इस नोट के हवाले से बताया, एक तो आयशा मलिक ने नोट में क्या लिखा है ये भी बताएगा, और दूसरा दोनों जज साहिबान ने, आयशा मलिक हो या जैसे शाहिद वहीद हो, दोनों ने एक सवाल उठाया कि अगर तरमीम करनी भी थी तो आईनी तरमीम की जाती है एक के बजाय, तो ये क्या मामला है? देखिए, जब ये केस भी चल रहा था तो इन जजेस का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ था कि अगर पार्लियामेंट को कोई कानून साज़ी करनी है तो उसके लिए वो आईनी तरमीम लेकर आ जाए, और ये वो वक्त था जब निगरान हुकूमत थी, और पहले जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर स्टे हुआ था तो पीडीएम की हुकूमत थी। अब भी इस वक्त भी एक तरह पीडीएम की हुकूमत है जो इत्तेहाद है, उसमें ठीक है वो तमाम जमातें नहीं हैं। तो अब हुकूमत इस पोजीशन में है कि अगर वो चाहती है कि अदलिया से मुतालिक कुछ रद्द-बदल हो, कोई इस्लाहात लाई जाए, तो उसके लिए आईनी तरमीम ले आए। तो ये इन जजेस का वाज़ेह मौक़िफ़ है। जस्टिस आयशा मलिक का भी वही एग्जैक्टली मौक़िफ़ है जो जस्टिस शाहिद वहीद का भी है, लेकिन उनकी रीज़न्स कुछ डिफरेंट हैं उनसे, और वो भी यही कहती हैं कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के असूल को बरकरार रखते हुए पार्लियामेंट को अपने काम खुद करने चाहिए और अदलिया को खुद करने चाहिए। बहरहाल ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इसमें अब दोबारा से एक तरह से रिफ्ट क्रिएट हो रहा है। आपको पता है जस्टिस आयशा मलिक पिछले 6-7 माह से किसी बेंच का हिस्सा अहम मामले पर नहीं बनी है। उनकी तरफ से ये नोट ही आया, और अब इस नोट से भी यही उनकी राय एक बरकरार दिखाई दे रही है कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा या उनके जो साथी जजेस हैं उनसे मुत्तफिक नहीं है वो, या उनके साथ जैसे वो उनको बेंचेस में भी शामिल नहीं किया जा रहा, तो इससे भी ये लगता है कि इनकी सिर्फ राय की हद तक इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है उस पर भी इन जजेस को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकीनन मरियम ने जिस तरह बात की, नोट इख्तलाफी नोट जो दोनों जज साहिबान के थे, वसीम मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम मलिक, जिस तरह मरियम ने बात की कि जजेस के जो इख्तलाफी नोट हैं, उसके बाद बज़ाहिर जो एक बाहर तासुर दिया जाता था कि अब जजेस में इख्तलाफात ख़त्म हो गए। कुछ देर पहले आपसे बातचीत चल रही थी तो आपने कहा कि आज मैं एक अहम इंकिशाफ करने जा रहा हूँ जजेस के हवाले से, तो ये इंकिशाफ क्या है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएगा आज। अच्छा देखिए, गुज़श्ता रोज़ ज़ुल्करनैन साहब के साथ हम वीडियो कर रहे थे तो उसमें मैंने एक बताया, बात ये हो रही थी, उसका कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जानिब बढ़ता हूँ कि जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पे आज खुद नोटिस लिया गया है, तो उस पर इस वक्त तमाम फ़रीक़ैन, पूरी रियासत, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से लेकर चीफ जस्टिस काजी फरीसा हो या फिर जो हुकूमत है वो बैठी है। इन तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, इनकी कोशिश है कि इस मामले को किसी न किसी तरह दबा दिया जाए। तो डिस्कशन यही हो रही थी कि क्या ये मामला वाकई दब जाएगा या नहीं दबेगा। तो उस पर मेरा मौक़िफ़ था कि नहीं, ये मामला किसी सूरत भी नहीं दबेगा। ये मामला जिस तरह ये रियासत टैकल करना चाहती है वो नहीं होगा। उसकी जो बुनियादी वजह है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस को भी छोड़ दीजिए, मज़ीद वो आगे बढ़कर कोई इंकशाफात करते हैं, कोई खतूत लिखते हैं, या अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरती तो उनका कंडक्ट क्या होगा, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके बाद फिर चारों हाई कोर्ट्स का उनके मौक़िफ़ की तायद करना। तो फिर आगे बढ़ते हुए अब इमरान खान साहब को ना इस वक्त कुछ केसेस में सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं, बल्कि सुनाई क्या जा चुकी हैं, कुछ केसेस में सज़ाएं सुनाई गई और फिर वो सज़ाएं मुअत्तल भी हो चुकी। अभी कुछ केसेस चल भी रही हैं, कुछ केसेस के ट्रायल भी चल रहे हैं। तो इस सब के दौरान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत जुडिशरी थी, उनमें से इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले एक जज ने इमरान खान को पैगाम भिजवाया कि उनकी कन पट्टी पर, जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे कि उनकी कन पट्टी पर बंदूक रखकर उनसे ये फ़ैसला तहरीर करवाया गया था। वो जज इमरान खान के सामने ख़ुद को क्लियर करना चाहते थे और कहा गया कि वो मजबूर थे और उनसे ये फ़ैसला करवाया गया। ये पैगाम किसने भिजवाया था? ये एक जज ने इमरान खान को पैगाम भिजवाया था। एक जज, ऐसा जज जो इमरान खान को अब तक जितने केसेस में सज़ा हुई है उनमें से कोई एक जज था। फिर इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि गालबन 2 हफ़्ते कबल जब उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए थे, तो उसी रोज़ उन्होंने कहा था कि एक जज कहता है कि उसकी कान पट्टी पर बंदूक रख कर फ़ैसला लिया गया। तो इमरान खान साहब ने भी उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी। फिर एक और जज साहब हैं, वो भी इमरान खान को सज़ाएँ सुनाने वालों में से हैं। वो
छुट्टियों पे बाहर गए थे और अब इतलात ये हैं कि वो शायद मुल्क में वापस नहीं आ रहे, वो जहाँ छुट्टियों पर बाहर गए थे वो वहीं सेटल हो चुके हैं। ये कल की खबर थी। आपके व्लॉग में मैं एक और इन्फॉर्मेशन वो ये दे देता हूँ कि इमरान खान को एक और केस में सज़ा सुनाने वाले जज साहब, उन्होंने एक जगह पर बैठकर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकला बैठे थे, उनको ये कहा कि उनकी भी मजबूरी थी फ़ैसला सुनाना, और उन्होंने वो तमाम तर जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है उसका ज़िक्र भी किया, और साथ कहा कि उन्होंने फ़ैसला तो लिख दिया है, मगर जो उन्होंने वो फ़ैसला लिखा है वो अपील में जाकर सस्टेन नहीं कर पाएगा जिस तरह उन्होंने वो फ़ैसला लिखा ये है। केस कौन सा है? बस फिर अभी रहने देना ये बात, अच्छा, पर्दे में रहने दें हम पर्दे फिर। में ये बात रहने चलो दे। ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक तो ये कहा कि अपील में जाकर ये केस नहीं रुकेगा, सस्टेन नहीं करेगा, और दूसरा उन्होंने फिर दो वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो चले मैं ये बता देता हूँ कि जो उस केस की अपील में पैरवी भी कर रहे हैं, उन्हें ये भी बताया गया कि अगर आप इन 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 नुकात को अपील में जाकर प्रेस करेंगे तो जो उस जज के अल्फाज थे कि 2 दिन भी अपील में ये केस नहीं टिक सकता। तो अब ये जजेस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इनका इजहार कर रहे हैं, तो कल को मुमकिन है कि कोई वीडियोज़ भी इनके सामने आ जाएँ, या मुमकिन है कि ये ख़ुद भी बोल पड़ें। तो जैसे जैसे अब जजेस इकट्ठे होते जा रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से वो जो उनकी गेम थी वो निकलते जा रही है, तो यही वजह है कि शायद कल उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात मैं ये कर रहा था कि ये जो एक डॉक्ट्राइन था पूरा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का, जुडिशरी के साथ हेड ऑन होने का और उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने का, तो वो जो एक शुरुआत थी उसकी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने तो कर दी है, लेकिन अभी इसका इख्तिताम क्या होगा, इसका इख्तिताम कहाँ तक होगा, ये देखना बाकी है, और ये बड़ा दिलचस्प है। बल्कि दिलचस्प तो नहीं है, खैर हमारे सिस्टम के लिए, हमारे निज़ाम के लिए, हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए बड़ा खौफनाक है। अच्छा वसीम, कल हमने देखा जो जजेस वाला केस चल रहा था, जब आप तज़किरा कर रहे हैं, तो अतर मिनल्लाह समेत 3 जजेस के कमरे अदालत में साइन करवाए गए ऑर्डर के ऊपर, 7 अप्रैल वाले ऑर्डर के ऊपर, और जिसको आज हमने रिपोर्ट किया है। तो उस हवाले से क्या ये मुनासिब था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कि ऑर्डर पे वहाँ पर दस्तखत करवाए जाएँ, और फिर जो अतर मिनल्लाह साहब ने आज इख्तिलाफ़ी नोट भी हमने रिपोर्ट किया, क्या कुछ कहा है उसमें? अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा माजी के चीफ जस्टिस साहिबान पर जिन जिन नुकात पर तनकीद करते थे ना, तो उनमें 2 कदम आगे बढ़कर खुद उनसे ज़्यादा वो काम कर चुके हैं। अब आप देखिए कि चलें, ये एक अच्छी रिवायत थी कि वो कोई भी अहम ऑर्डर हो कोर्ट रूम में बैठकर डिक्टेट करवाया करते थे, लेकिन ये अज़ खुद नोटिस जजेस केस का, जिसमें बराह रास्त आपकी खुफिया एजेंसी ISI का नाम है, उनके ऑपरेटिव्स का नाम है, और इस अज़ खुद नोटिस की 3 समातें हो चुकी हैं, और पहली 2 समातों के जिस तरह से ऑर्डर्स आए हैं, यानी 3 अप्रैल वाला जो समात थी उसका फ़ैसला जिस तरह ईद के 2 दिन बाद आया, और वो रिपोर्ट हो चुका, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी फिर कब किया गया, और फिर 30 अप्रैल की समात का जो हुक्मनामा था वो कल के रोज़ कमरा अदालत में, और फिर ना सिर्फ कल के रोज़ कमरा अदालत में उसे साइन किया गया, बल्कि आप ये देखिए कि आप 30 अप्रैल को थोड़ा याद कीजिए कि उस रोज़ कमरा अदालत में जो ऑर्डर डिक्टेट करवाया गया था उसमें गालबन ये था कि वफाकी हुकूमत जो है वो जवाब जमा कराएगी, और साथ में ये भी था कि जिन खुफिया एजेंसीज़ का जजेस ने अपने जो ख़त में इल्ज़ाम लगाया या चारों हाई कोर्ट्स में से जो तजावीज़ भेजी गई थी उनमें उनका नाम है, तो वो भी जवाब जमा करवाएंगी। लेकिन जब ऑर्डर जारी किया जाता है तो उसमें यह है कि वफाकी हुकूमत तजावीज़ दे। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि मेरा तो एक बड़ा क्लियर स्टांस है इन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को देखकर, इन सर्कमस्टांशियल एविडेंस को देखकर कि 25 मार्च या उससे भी बहुत पहले, जब गुज़श्ता बरस गालिबन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो काजी साहब से ये जजेस आके मिले थे, बल्कि तब से लेकर फिर बिलखसूस जब ये ख़त लिखा गया 25 मार्च, और 25 मार्च से लेकर गालिबन आज 8 तारीख है, 8 मई है, इस सब के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आदलिया के साथ खड़ा होने के बजाय उन्होंने खुलकर एग्जीक्यूटिव का साथ दिया। चलें, यकीनन ये तो आपकी बातें हैं, और आखिरी सवाल है जो सबसे आज मुझे अहम लग रहा है, मरियम से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। मरियम, ये बताएगा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैरून मुल्क जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क जा रहे हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस कायम मकाम कौन होंगे, और उनके हवाले से माजी में क्या तासुर था और मुस्तकबिल में क्या कुछ होने जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह तो जा रहे हैं, जो सीनियर तरीन जज हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल्ड है इस माह के आखिर में, अगर वो भी चले जाते हैं
तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस बनना है। और मुझे नहीं लगता कि कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस जस्टिस मुनीब अख्तर के बनने से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह चीफ़ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं, एक तो उनकी रिज़ोल्यूशन है, दूसरी बात ये है कि अ, अब जो तरीक़ेकार बन गया है उसमें कोई भी चीफ़ जस्टिस हो, क्या फ़र्क पड़ता है अदर देन दैट कि पहले की तरह अब वो दौर नहीं रहे कि जब जस्टिस अगर कोई गुलजार होते इमरजेंसी थे। सूरत हाल हो जाती है फिर, कितनी इमरजेंसी सूरत हाल क्या हो जाएगा? अगर इमरजेंसी लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर 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 की बात करें हम, अगर लग गई तो फिर अगर तो अगर होगी और देखा जाएगा, लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना है। हाँ, जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ़ जस्टिस बनना या कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस बनना एक बड़ी ख़बर इसलिए होगी कि वो लोग जो उनको जज ही नहीं देखना चाहते और वो लोग जो चाहते हैं कि उनको तो किसी भी तरह वो जूनियर जजेस वाला कोई मामला खोलें और उनको हटा दें, लेकिन फिर मजबूरी आ जाती है, फिर तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी फ़ारिग करना पड़ जाए, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को भी फ़ारिग करना पड़ जाए। तो वो वाला टारगेट करके तो नहीं उनको हटाया जा सकता। तो कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि जस्टिस मुनीब अख्तर कभी भी कुछ ना बने, बल्कि वो जज ही ना हों, वो भी जस्टिस एजाज़ुल एहसन और मज़ाहिर नकवी की तरह इस्तीफ़ा दे जाएँ। तो ये वाली वो ख्वाहिशात की हद तक मसला है। उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी जो उनको कहीं भी नहीं देखना चाहते और वो चीफ़ जस्टिस बन जाएँगे, चाहे कुछ दिनों के लिए ही। एक कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस के तौर पर नाम आ जाएगा और फिर ज़ाहिर है फ्यूचर में जाके भी उन्होंने बनना ही है। कोशिश ये भी की जा रही है कि तरमीम ले आएँ, आगे मुस्तकबिल में भी जाके कभी कोई चीफ़ जस्टिस वो ना बन सके। लेकिन एज़ सच कोई इख्तियारात या कोई इंतज़ामात की हद तक या कोई जैसे पीटीआई के लिए कुछ खुशखबरी हो सकती है, वो क्या कर लेंगे? केस तो अपनी मर्ज़ी से फ़िक्स नहीं कर सकते इन दिनों के अंदर, ना ही कोई बेंचेस उन्होंने बनाने हैं। तो फिर जब कोई एज़ सच इख्तियार है ही नहीं, इंतज़ामी साइड पे जो बाकी तमाम इख्तियारात होते हैं वो ऑलरेडी जजेस के दरमियान मुंतकिल होते हैं और चीफ़ जस्टिस की कुछ जवाबदीदी इख्तियारात होते हैं जो कि चीफ़ जस्टिस के ही पास रहेंगे ना, चीफ़ जस्टिस है तो इसी दुनिया में। तो फिर कोई फ़र्क एज़ सच नहीं आना। हाँ, मैं आपको कह रही हूँ सिर्फ़ इतना सा फ़र्क आएगा कि जो लोग जस्टिस मुनीब अख्तर को देखना भी नहीं चाहते, उन लोगों को ज़रूर तकलीफ़ होगी कि वो चंद दिनों के लिए भी क्यों कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस बन रहा है। चलें, लोग ये भी दावे करते थे कि चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब आएंगे तो पता नहीं पाकिस्तान में आइन और कानून की जो दूध और शहद की नहरें हैं वो बहने शुरू हो जाएंगी। और तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबरें हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैरून मुल्क दौरे पे जा रहे हैं। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर मुनीब अख्तर साहब हैं। तो वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बनेंगे तो क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।